करते हैं आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट समाज कार्य जून 2014 का समाज कार्य में तृतीय प्रश्न पत्र। मैंने आप लोगों से जून 2014 में जो एक 50 क्वेश्चन आए हुए थे, एक पेपर सेकंड में, पेपर थर्ड में 75 क्वेश्चन आए हुए हैं। 75 पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो समाज कार्य का जो तृतीय पेपर है या तीसरी वीडियो है तृतीय पेपर का, और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल जो है 44 तक किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 45 पर। ये लिखा हुआ है भाव संप्रेषण। ज़्यादा अगर हम बात करें आप लोगों से, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि भाव संप्रेषण क्या है। ये कम्युनिकेशन ही है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि कहा रहा है कि भाव संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। सूचना, व्यक्तित्व विकास, प्रबंधन, नेतृत्व। ए ओके। यहाँ पे प्रमुख जो आप नहीं, पहला ही सही है, सूचना वाला है ना। यह आपका सूचना ही करेक्ट जवाब होगा। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ तो सूचना जो है ये बेसिकली बालकों के स्वाभाविक रूप से शुद्ध, प्रभावपूर्ण एवं प्रभावोत्पादन ढंग से वार्तालाप करने की योग्यता विकसित करना, ताकि वे अपने मनोभावों को सरलता से दूसरों के सामने प्रकट कर सके, है ना। तो ऐसे में जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो संप्रेषण मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि मनुष्य अपने विचार, भावना, उद्वेग, अंतर्द्वंद का प्रकाशित ना कर सके तो वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। अतः संप्रेषण मानसिक संतुलन और शांति के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए मुख्य रूप से दो टाइप के संप्रेषण के उद्देश्य बताए गए। एक बताया गया कि संप्रेषण का उद्देश्य वो है जहां भावों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखता है। ऐसे ही समाज में संगठन और ताकत होती है। जिसके सदस्य अपने भावों का आपस में आदान प्रदान करते हैं, वह एक प्रकार से संप्रेषण का उद्देश्य कहलाएगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी सम्मति और विचार प्रकट कर सकता है, वह भी आपका क्या कहलाता है, एकाग्रचित्त होकर सुनना और उससे प्रभावित होना। ये बेसिकली प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, संप्रेषण का उद्देश्य कहलाएगी। तो यहाँ पे सूचना जो है संप्रेषण का एक प्रमुख उद्देश्य है। संप्रेषण का एक प्रमुख उद्देश्य, ना कि व्यक्तित्व विकास, प्रबंधन और नेतृत्व। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। आवाज क्लियर है ना? सर कोई ज्वाइन हो रहा है? ओके, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, ठीक, ज्वाइन कर लिया उनको। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, ग्राम्य सामाजिक मानचित्र। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, और आप लोग जानते भी है भली भांति तरीके से। क्वेश्चन नंबर 46 कि ग्राम्य सामाजिक मानचित्र ड्रेस की एक लोकप्रिय विधि है। विलेज सोशल मैपिंग इज अ पॉपुलर मेथड है। सर इसमें तो सभी सहभागी कई ग्रामीण मूल्यांकन की जो पार्ट है तीनों सभी हो जाएंगे ना? ठीक है। ग्राम्य सामाजिक मानचित्र एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आपका सहभागी शोध भी है, सहभागी क्रियात्मक शोध भी है, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन भी है, जिसको आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ये जो है विलेज सोशल मैपिंग में पॉपुलर मेथड माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, विलेज सोशल मैपिंग पॉपुलर मेथड, ये सभी के सभी मेथड है। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अगेन एक बार बताएं आप मुझे। सारे एनजीओ, सारे सरकारी विभाग यही करते हैं, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन।
हाँ वो तो है ही है, पीआरए भी है, आरआरए भी है। सर उसने वो लोकप्रिय पूछा है ना सर, लोकप्रिय विधि कौन सी है? लोकप्रिय का मतलब होता है पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है कि ये जो विलेज सोशल मैपिंग है ना, इसमें सबसे बेटर मेथड कौन कौन से हैं। तो आप ऐसे मेथड में जैसे सहगामी मेथड करेंगे, सहगामी मतलब होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे आप। और एक होता है सहगामी क्रियात्मक पार्टिसिपेटरी फंक्शनल रिसर्च, आप इसका भी काम करेंगे। एक होता है पीआरए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, इसको कहेंगे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल बोलेंगे। तो ये तीनों मेथड्स हैं। हाँ सर उसने एक लोकप्रिय विधि पूछी है सर। अरे मेरे भाई, यहाँ पे एक लोकप्रिय विधि का मतलब ये नहीं होगा कोई पर्टिकुलर एक ऑप्शन से बात होगी। लोकप्रिय विधि का मतलब ये तीनों है, तो जब तीनों को प्राथमिकता दे तो अल्ले हमने बता दिया भाई, एक यही हुआ उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सुनिए ना, वो मानचित्र करना किसकी विधि नहीं है? नहीं, वो इनका कहने का मतलब सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी बात को आप समझिए, इनका कहना सत्य है कि इन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक लोकप्रिय विधि। अब प्रश्न नहीं समझ पाए, इसमें से कोई एक लोकप्रिय विधि तब हम कहते हैं जब हम किसी उसमें कोई दो ऐसे पॉइंट डालते या तीन ऐसे ऑप्शन डालते जो अलग मेथड के होते। जब हमारे सामने तीनों ऑप्शन ग्राम विलेज सोशल मैपिंग का पार्टिसिपेट दिखा रहा है मेथड तीनों, तो हम इन तीनों का चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में भी कह रहा है आपसे कि उपयुक्त सभी करेक्ट है। सर वो तीन में तो एक नहीं पूछ रहा है सर, वो मानचित्र को बता रहा है एक विधि। मानचित्र एक लोकप्रिय विधि है किसकी? तो इन तीनों की, ये कह रही हूँ मैं। इनमें से एक थोड़ी पूछ रहा है वो। हाँ Option में आप तो वही पूछ रहा है। हाँ आप ये भी कह सकते हो, ये भी आपका करेक्ट जवाब, गुड, ये भी अच्छा जवाब आया कि इनमें से सहभागी शोध की विधि ग्राम सामाजिक शोध मानचित्रण में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सहभागी क्रियात्मक शोध का, हम इसको भी यूज कर सकते हैं ग्राम सामाजिक मानचित्र के। और अगर हम बात करते हैं तो सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की विधि में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों के जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। सहभागी शोध में कहाँ मानचित्रण होता है सर? जी, सहभागी शोध में मानचित्रण कहाँ से होगा सर? सामाजिक शोध में सहभागी शोध में मानचित्रण कहाँ होगा? चित्र अपन बनाते हैं ना सर, जमीन पर जो चित्र बनाते हैं सर, उसकी बात कर रहा है। मानचित्रण की बात कर रहा है सर। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपको, सुनो मेरी बात को। सहभागी शोध में पार्टिसिपेटल रिसर्च में आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जब भी कोई शोध का काम करते होगे, या तो आप चाहे मैंने कहा दिल्ली का मैप बना लिया या आपने इंडिया का मैप बना लिया, तो कुछ इस तरीके से आपने मानचित्रण किया। और मानचित्रण के माध्यम से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आपने मान लीजिए यहाँ यूपी ले लिया है या बिहार ले लिया है, ठीक है, या राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो आप दर्शा रहे हैं, तो इस जगह पे आप जो पार्टिसिपेट वाली शोध की विधि लागू होगी, ये भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ये मानचित्रण के माध्यम से आप इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सहभागी शोध हो, सहभागी क्रियात्मक शोध हो, सहभागी ग्रामीण शोध हो, इसमें मैपिंग की बात होती है, सामाजिक ग्राम विलेज सोशल मैपिंग की बात होती है ना, इसमें होती, इसमें कोई दो राय ना। आप इसको इसके लिए मानचित्र का ही सहारा लेते हैं। इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मानचित्र का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। और कैसे लेते हैं ये भी अगर मैं आपको बता दूं कि आपने सोशल मैप बनाया, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं सोशल मैप की बात करता हूं तो आपने कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट किया, मैप बना दिया, और यहाँ पर आपने मकान बना दिया भाई, जैसे आपने देखा भी होगा, ठीक है। मैं बनाता हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपने कोई एक मकान बना दिया, एक समुदाय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे मकान हैं, ऐसे ऐसे घर हैं, और यहाँ पे भूकंप से कितने लोग प्रभावित हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी लोग हैं, तो ये मैप के माध्यम से आप दर्शा रहे हैं, यहाँ पे अगर नाला है गया है या नाली निकली है एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, या हॉस्पिटल है या रेलवे क्रॉसिंग है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको प्रदर्शित करेंगे। मंदिर तक भी आप वहाँ पे बनाएंगे, अगर मंदिर है तो। ये चीज़ें आप क्रियात्मक जो है सहभागी शोध में भी लगाएंगे, और सहभागी क्रियात्मक शोध में भी लगाएंगे, और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन में भी आप इन चीज़ों को लगाएंगे। पीआरए तो श्योर है, गारंटी है कि आप लोग जानते होंगे, पीआरए में तो मैपिंग का यूज़ होता ही है। बाकी आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों में भी पार्टिसिपेटल रिसर्च में भी इसका हम प्रयोग में लाते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है, इसमें लिखा है ग्राम सामाजिक मानचित्रण, तो जो ये सहभागी शोध और सहभागी क्रियात्मक शोध है, ये तो गांव दोनों पे किया जा सकता है, लेकिन पीआरए क्या शहर में भी होता है क्या? पीआरए बिल्कुल, देखो अगर आप आजकल गाँव की जो बातें हैं, धीरे धीरे छोटे गाँव एक नगर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, है ना, नगर में जो है कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं पीआरए का। बेसिकली ये रूरल के लिए ही है, ग्रामीण के लिए ही है। आप पढ़ते भी हो
है ना पीआरए के बारे में। तो भाई जो आपका सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन है, इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सोशल मैपिंग को भी, और शहर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेथड लगा रहे हो तो आप ऐसा नहीं केवल ग्रामीण में मेथड है, मेथड हम लगा सकते हैं वहाँ पे। जब काम नहीं कोई मेथड आ रहा है तो हमारे सामने अगर ये काम आ रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सहभागी ये ग्रामीण मूल्यांकन, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पीआरए के बारे में पता नहीं है, पीआरए क्या है? पीआरए मैम एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ और एक अंतर्राष्ट्रीय विकास में शामिल होने वाली एक एजेंसी है, जिसका उपयोग किया जाने वाला एक दृष्टिकोण के माध्यम से हम विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से नियोजन और प्रबंधन में ग्रामीण लोगों के ज्ञान और राय को शामिल करते हैं पीआरए में। तो सहभागिता वाले ग्रामीण जो मूल्यांकन होते हैं वो तकनीकी पर आधारित होता है बेसिकली। उसका जो है हम लोग बेस बनाकर अगर हम बात करते हैं अवलोकन, टेक्निक, उपकरण, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि चीज़ों के माध्यम से हम उनको क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और वहाँ पे सोशल मैपिंग का यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू का यूज कर सकते हैं, फोकस समूह चर्चा का यूज कर सकते हैं, वेन आरेख का यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स इसका जो है स्कोरिंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है यहाँ पे नमूनाकरण सर्वे जो सर्वेक्षण है, इन सभी को हम यूज कर सकते हैं तकनीकी के। तो पीआरए में, पीआरए की तकनीकी में हम सबको इसको जो है यूज कर सकते हैं। एक समुदाय आधारित भागीदारी है मैडम ये पीआरए, मानकीकृत मॉडल पर ये आधारित है ना। इस चीज़ को अभी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पीआरए ग्रामीण सहभागी आकलन का भी नाम इसको दिया जाता है ना। ग्रामीण सहभागी आकलन का भी नाम इसको दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो एक बार ज़रा मुझे बताइए आप सभी लोग, क्या आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है या फिर और चीज़ें इसको लेकर चलो डीप में? सर मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा, मुझे क्या? अभी भी सी पे ही मतलब लग रहा है कि सी होना चाहिए। क्या सी? देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपके सामने एक चीज़, एक मिनट तक थोड़ा सा मेरी बात रखिए। पार्टिसिपेट रिसर्च। यहाँ पर मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि प्रमुख बताइए, मुख्य सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत, मतलब बहुत सारे बता देते हैं, फिर मेन पूछते हैं, रिलेटेड उत्तर देते हैं, फिर मेन पूछते हैं। अच्छा चलिए देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि मैं पहले ऑप्शन नंबर 1 बता देता हूँ, सारे ऑप्शन समझ लो, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। सुनो मेरी बात, हाँ, ये ऑप्शन 1 जो है वो सहभागी शोध है। सहभागी शोध आपको बता दो पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं। ये शोध को डिज़ाइन विधि को शामिल करता है, क्रिया और परिवर्तन के उद्देश्य से इसका अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कोई मुद्दा या किसी ऐसे मुद्दे से प्रभावित होकर या किसी मुद्दे से प्रभावित लोगों के साथ सीधे सहयोग में व्यवस्थित जांच का अगर उपयोग करना है आपको, पार्टिसिपेटरी रिसर्च की बात मैं कर रहा हूं कि कोई मुद्दा से अगर आप प्रभावित लोगों के साथ सीधे सहयोग से व्यवस्थित जांच का उपयोग करना चाहते हैं आप, तो ऐसी कंडीशन पर आप सोशल मैपिंग का प्रयोग में लाएंगे और सोशल मैपिंग करेंगे भी, सोशल मैपिंग करेंगे भी। पार्टिसिपेटरी कहलाती क्या है? ये कहलाती है कि तरीके में व्यक्तिगत अनुभव, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, सामाजिक दस्तावेज के विश्लेषण की समूह चर्चा है सहभागी शोध। सहभागी अनुसंधान के तरीकों में केस जो व्यक्ति है उसका अनुभव, इंटरव्यू, सर्वे और सार्वजनिक दस्तावेज के जब विश्लेषण करके बात करते हैं, समूह में एक चर्चा रखते हैं, तो वो बेसिकली सोशल मैपिंग पर भी हम बात कर सकते हैं। उसके माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस विधि से लोगों को हम एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं, लोगों को हम सक्रिय कर सकते हैं, लोगों को हम बता सकते हैं कोविड-19 के बारे में या कोई अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो बीमारी हो या कोई जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में हो, आप बताना चाहते हो, चाहे समूह या समुदाय में बता सकते हो। जब तक रिसर्च नहीं करोगे नहीं बता सकते हो। और सोशल मैपिंग यूज कर सकते हो, सोशल मैपिंग आप यूज कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे सोशल मैपिंग के बारे में भी, थोड़ा सा इसको एक एक शब्दों को समझिए आप सभी लोग। ये इतनी बात समझ में आई? बताइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें इसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? विधि अगर आप चाहे तो लिख सकते हो। एक्शन रिसर्च होता है,
एक विधि ये होती है सहभागी रिसर्च। अगर कोई नहीं जुड़ रहा है आपसे, एक्शन रिसर्च का काम करें, जुड़ना शुरू हो जाएंगे लोग। कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेट रिसर्च करना शुरू कर दीजिए आप, लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कम्युनिटी बेस्ड, आपको बताऊं, फोकस ग्रुप की बात करना शुरू कर दीजिए, लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको बताऊं, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च की बात करिए, इसको पर बोला जाता है, PAR बोला जाता है। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च की काम करना शुरू कर दीजिए, लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं, कोऑपरेटिव इंक्वायरी करना शुरू करिए, लोगों को सहभाग पे आधारित पे इंक्वायरी करना शुरू कर दीजिए। आपको बता दूं, आप इसके अंतर्गत जो है सोशल मैपिंग का भी प्रयोग कर सकते हो। सोशल मैपिंग के माध्यम से लोगों को बता सकते हो कि उस कम्युनिटी में इतनी बीमारियां थी, तो उसको कुछ समाप्त करने के लिए ये चीज़ें हुई थी और लोग इतने लोग थे और इस तरीके के लोग जो है जागरूक हुए, अब यहाँ का माहौल इस तरीके से बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया, यहाँ पे ये गंदगी थी समाप्त हो गई, एट्सेट्रा। जो भी आपके मन में एग्जाम्पल आता है आप दे सकते हो। उसके साथ ही साथ आप जो है अगर मैं आपसे बात करूँ, एक्शन इंक्वायरी हो गई, एक्शन इंक्वायरी कर लिया, हाँ, एक्शन इंक्वायरी, इतनी सारी चीज़ें जो है आप लोग इसके अंतर्गत जो है एक टेक्निक के रूप में यूज कर सकते हैं, एक टेक्निक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, भी देख लीजिए, आगे हमारे सामने एक और आता है ऑप्शन में, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। ये भी एक मेथड्स है, एक ऐसी पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है जहाँ पर हम लोग, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से बात करें तो ये सक्रिय भागीदारी क्रिया, अनुसंधान क्रिया शोध के लिए एक दृष्टिकोण है, और जो उस शोध से प्रभावित समुदाय के सदस्यों के द्वारा भागीदारी और क्रिया पर बल देती है। यह किस पे बल देती है? ये भागीदारी पर और क्रिया पर बल देती है, भागीदारी क्रियात्मक शोध। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो शोध के दौरान में जो प्रभावित सदस्य हैं, उनके सदस्यों के द्वारा ये चीज़ें शामिल की जाती है। तो बेसिकली इसमें अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो 3 बातें अहम मानी जाती है, एक पार्टिसिपेटरी और एक एक्शन और एक रिसर्च, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है इसके अंतर्गत, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह दुनिया को समझने की कोशिश करता है, इसे बदलने की कोशिश करता है, सहयोगात्मक रूप से और प्रतिबिंब का अनुसरण करता है। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च सन 1940 में यह आया था, इसी को बोला था PAR, इसी को PAR बोला जाता है। सन 1940 के दशक में ये चीज़ें, इसको लाया गया था PAR को, और ये बेसिकली सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है और असमानता को चुनौती देता है। ये असमानता को ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के तरीकों का उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसका यूज गुणात्मक भी कर सकते हैं और मात्रात्मक शोध में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अगर लोगों को एक प्रकार से अगर मैं कहूँ शामिल कर रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं, तो भी आप सोशल मैपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। PRA तो आपका है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात समझ में आ भाई? नहीं समझ में आया होगा? चलो अच्छा, ठीक है, अगर आया तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, स्वयं अपनी मानसिक और संवेगात्मक प्रक्रिया के प्रेक्षण को कहते हैं। स्वयं की अपनी मानसिक संवेगात्मक क्रिया को क्या बोलेंगे? मुझे तो एक ही दोनों ही लग रही है। ओके, कहने का मतलब ये कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका? वो बेसिकली आपका कहलाता है जो है आपका कहलाता है अंतर्निरीक्षण कहलाता है, अंतर्निरीक्षण कहलाएगा, और यही आपका करेक्ट जवाब होगा। अंतर्निरीक्षण को क्या बोला जाता है? कि स्वयं अपनी मानसिक और संवेगात्मक प्रक्रिया के प्रेक्षण को अंतर्निरीक्षण कहा जाता है, अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। आत्म, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, आत्म प्रेक्षण किसे कहते हैं? क्या कहना उचित समझेंगे, बताएं। सर, स्वयं की निगरानी करना, आत्म प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन करना अपने आप को। ओके, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आत्म जो प्रेक्षण है, ये भी एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन जैसी प्रक्रिया को ही बताता है।
लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आत्म परीक्षण जो भौतिक जगत में जीवन है, जहाँ पे आत्म परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, मनुष्य अपने स्वभाव से विपरीत दिशा की ओर जब कोई क्रिया विधि या एक्टिविटी को संचालित करने की बात करता है या विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होता है, तो वह अपनी प्रकृति से विमुख हो रहा है, तो वह सोचने समझने का अवसर भी नहीं मिल पाता है उसे। तो इतनी भागदौड़ में अंतिम प्राप्ति क्या होगी? आत्म परीक्षण होगी। क्या होगी वो? आत्म परीक्षण होगी, परीक्षण होगी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा, है ना, याद रखिएगा आप सभी। रिट्रोस्पेक्शन की बात अगर हम करें तो पश्चावलोकन की बात करता है। किसी को मालूम है क्या रिट्रो? बताएं जरा। सर पहले जो विगत जो पहले विगत हो चुका है सर, उसके बारे में उसको निरीक्षण करना, उसको मूल्यांकन करना, पश्चावलोकन बाद में। ओके ओके। तो जैसे आपने अभी मुझे बताया एक चीज़ कि यह एक प्रकार की ऐसी क्रिया विधि है जहां आपने किसी स्थितियों को देखने और समीक्षा करने की क्रिया की बात कर रहे हैं। तो किसी पिछली घटना, यहाँ पे है पश्चावलोकन, जैसे किसी पिछली घटनाओं या स्थितियों को देखने या समीक्षा करने की जो क्रिया होती है उसे पश्चावलोकन कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? बोलो। हाँ सर। और फिजिकल अगर हम बात करते हैं, भौतिक इंद्रिय संवेदीय जो होता है, इसको जो है सेंसन्स बोला जाता है, फिजिकल सेंसन्स। तो ये बहुत सरल है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना, कि भौतिक इंद्रिय संवेदन क्या है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है ये एक प्रकार के सेंस को बात करता है, जहाँ एक भावना एक जैविक प्राणी है जिसका उपयोग जीव द्वारा संवेदना के लिए किया जाता है, ठीक है? तो ऐसे में ये एक प्रकार से भौतिक संवेदना है ना। आप इसको कह सकते हो मूल प्रवृत्ति को भी, मूल प्रवृत्ति भी अगर आप यहाँ पे जोड़ते हैं तो गलत नहीं है, आप मूल प्रवृत्ति को भी जोड़ सकते हैं, संवेदनाओं को जोड़ सकते हैं आप, वही आपकी भौतिक इंद्रिय संवेदन कहलाती है। सहानुभूति प्राणिभूति को जोड़ सकते हैं, लेकिन स्वयं अपनी मानसिक और संवेगात्मक प्रक्रिया का जो प्रेक्षण होता है वह आत्मनिरीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मापन में अक्षम सचेतता के विचार क्या व्यवहारवाद, प्रकारवाद, संरचनात्मकता या उपर्युक्त में से कोई नहीं? अब बताइए। व्यवहार को नहीं मापा जा सकता है, ये एक प्रकार की बात संचेतना की बात कर रहा है, कॉन्सेंस की बात कर रहा है, आइडियाज, मतलब अगर हम बात करें मापन के अक्षम संचेतना के विचार को हम व्यवहारवाद ही कहेंगे, ना कि फंक्शन, ना ही स्ट्रक्चर। आपको बता दो ऑप्शन नंबर आपका ए ही आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन पहला वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। मापन में अक्षम संचेतना के विचार व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर को बताता है, जहां मापन मूलतः अगर हम बात करें तुलना करने की प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है? तो संचेतना का विचार बिहेवियर से है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ना ही आप स्ट्रक्चर भी क्रिएटिविटी है, जुड़ी हुई है, स्ट्रक्चर भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्शस, मतलब मापन में अगर अक्षम संचेतना का विचार है तो व्यवहार है। नहीं, यहाँ अगर इसने जो संरचना को रिप्रेजेंट किया था, संरचना में व्यक्तित्व वगैरह की बात करता है, तो कोई व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कहीं सोच ले, मुखौटा या उसके जो फिजिकली वो चीज़ें हैं, फिजिकली हाव भाव जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इस तरीके से उसने संरचना को रिलेट कराया था, है ना। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने आ गया है इस समय 49 हमारे सामने कह रहा है सहायता किससे संदर्भित करता है। मतलब ये जो ना टॉलरेंस शब्द है, इसके बारे में अगर हम बात करें, टॉलरेंस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना? बताइए, सुना नहीं है? टॉलरेंस अगर हम बात करते हैं, सहनशीलता की बात करता है, हाँ, सहिष्णुता की बात करता है टॉलरेंस, है ना? है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे में अगर हम जब सहनशीलता की बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है, शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना मानव व्यक्तित्व के विकास का उन्नयन का मुख्य आधार तत्व सहिष्णुता है। स्वयं के विरुद्ध किसी भी आलोचना को स्वीकार नहीं करना, मोटे रूप में असहिष्णुता को रिप्रेजेंट करना। बेसिकली मन और शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना ही क्या कहलाता है? सहनशीलता कहलाता है या सहिष्णुता कहलाता है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसी स्थिति जहां मादक द्रव्य का सेवन करने वाले व्यक्ति का समान प्रभाव का अनुभव करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में मादक द्रव्य की आवश्यकता होता है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को सहन कर रहा है। और प्रश्न आपके ऑप्शन में क्या कर रहा है कि मादक द्रव्य का सेवन करने वाले व्यक्ति का समान प्रभाव का अनुभव करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में और मादक द्रव्य की आवश्यकता भी होता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब है, टॉलरेंस है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींच जाने पर उसका जो है टूटना तय हो जाता है। सहनशीलता नहीं कहते कि बहुत धैर्य रख लिया, अब तो भाई अब नहीं रहा जाता, है ना? सब्र का वो जो इम्तहान है ले लिया आपने। ऐसे शब्द जो है सहनशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं, सहिष्णुता को रिप्रेजेंट करते हैं। सहनशीलता का महत्व जब दो लड़ते हैं तो गलती दोनों की होती है ना? ऐसे तो आप समझते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन पर सहनशीलता जो शब्द है वो इस पहले ऑप्शन को रिप्रेजेंट। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऐसी स्थिति जहाँ व्यसनग्रस्त व्यक्ति का कि पति पत्नी मादक द्रव्य का सेवन का सहन करता है या करती है। देखिए, ऐसी स्थिति जहाँ व्यसनग्रस्त व्यक्ति का या की मतलब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक मादक द्रव्य का सेवन में सहन करता या करती है, ठीक है? तो एक ले रहा, तो ऐसे में एक कंडीशन बताई जा रही है, एक स्थिति बताई जा रही है। तीसरा भी देखते हैं, ऐसी स्थिति जब व्यसनग्रस्त व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए समाज मादक द्रव्य सेवन का अनुमोदन कर देता है। अनुमोदित तो भाई अनुमोदन में स्वीकार करना समाज थोड़ी ना इसको स्वीकार करेगा, सहनशीलता का अर्थ ही नहीं रिप्रेजेंट करेगा। हमें सिविल संदर्भित करना है, सहनशीलता किसको कहते हैं, सहनता कहा किसे जाता है, टॉलरेंस बोला किसको जाता है। हम इसको भी गलत कर देंगे। देखिए, बी को भी पेंडिंग में रखिए, लेकिन सी को काट दीजिए साफ शब्दों में। ऐसी स्थिति जब समुदाय व्यवसायग्रस्त व्यक्ति को स्वीकृति मानदंडों के अनुकूल, मतलब जहाँ नियम रूल रेगुलेशन से अनुकूल मादक द्रव्य का सेवन जो है अनुमति देता है। ऐसा तो है ही नहीं कोई समुदाय वगैरह, है ना? तो अब आपके सामने बचे हैं दो ऑप्शन, ए और बी। और बी आपसे क्या कहता है कि ऐसी स्थिति जहाँ व्यसनग्रस्त व्यक्ति का पति या पत्नी मादक द्रव्य के सेवन का सहन करता है या करती है, सर इसी में वो आ गया ना टॉलरेंस। टॉलरेंस तो। लेकिन सर यहाँ पे जो सहता वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि वो सहिष्णुता के लिए लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सहता वर्ड है ना, ये साहचर्य को उसके अनुसार उस चीज को भाव को महसूस करने के लिए ये वर्ड लिखा है। तो देखिए, तभी ये साहचर्य- अगर हम बात करें, ये सहता वर्ड नहीं है, यह वर्ड को आप सही समझ लीजिए, सहनशीलता लिख लीजिए। आप इसको लिख लीजिए सहिष्णुता, फिर आंसर बी होना चाहिए। ये लिख लीजिए। अब समझिए मेरी बात को। आपने अगर जब सहनशीलता का अर्थ निकालते हैं तो सहनशील होने की बात करते हैं, सहिष्णु होने की बात करते हैं। तो भाई आप क्या, अगर कोई पति पत्नी में से कोई एक है तो क्या आप उस सेवन में सहन करेंगे? सर एक तरह से जो बी ऑप्शन है ना, उसमें तो फिर उसका जो व्यवहार पहले आप यहाँ पे प्रश्नों को ना अप्लाइड तरीके सोचिए, जीवन की लाइफ से रिलेट करके सोचिए।
मैं आपसे कह रहा कि एक ऐसी स्थिति जहाँ व्यसन जो है व्यसनग्रस्त व्यक्ति का पति हो सकता है या पत्नी हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगा, मादक द्रव्य का सेवन का सहन करता है या करती है। ऐसा आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में, पिछले समय भी नहीं होता था भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर और मन के अनुकूल और प्रतिकूल को सहन करना, जहाँ पे मानव व्यक्तित्व के विकास में मुख्य आधार का तत्व सहिष्णुता को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपसे ये कहना उचित समझूंगा यहाँ पे कि कोई एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा वस्तु या व्यक्ति की जहाँ अनुमति या स्वीकृति है, तो ऐसी कंडीशन पर अधिकता को बता रहा है या कम को बता रहा। कम तो बेसिकली आएगा नहीं, अधिकता ही आती है ऐसे शब्दों में, ऐसे क्वेश्चनों में कम तो आता ही नहीं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो सहायता या सहन शब्द है, जो टॉलरेंस शब्द है, वो बेसिकली ऑप्शन नंबर पहले को रिप्रेजेंट कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां मादक द्रव्य का सेवन करने वाले व्यक्ति का समान प्रभाव का अनुभव करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में मादक द्रव्य की आवश्यकता होती है। वो हमारी क्रिया बता रही है क्या? टॉलरेंस। ये भाव बता रहा है, गुण बता रहा है, और जब भाव और गुण बताने लगता है वही सहनशीलता होता है, वही सहनशीलता होता है। संतोष, सब्र, है ना, वही सहनशीलता होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए वाला करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2013 को या 2070, 2008, 2005? 2013। ठेका श्रम विनिमय और उत्पाद अधिनियम की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1970। सूचना का अधिकार अधिनियम और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम मैच कर दीजिए। आपका सी कर दिया कर दिया। देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने दिया है? अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा भली भांति तरीके से कल्चर लैग के बारे में, थ्योरी ऑफ कल्चर लैग, थ्योरी ऑफ कल्चर लैग, है ना। बी किसको रिप्रेजेंट करता है ये? ये विलियम ऑगबर्न को आपने नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन के बारे में, विभेदक साहचर्य सिद्धांत के बारे में। सदरलैंड। सामाजिक विनिमय हो गया। सामाजिक द्वंद्व का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बता दीजिए आप। सर सबके ईयर भी बता दीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो सामाजिक द्वंद्व का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का, सामाजिक द्वंद्व का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का, ये प्रक्रिया कब आई थी? द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद था कब था वो, जहाँ पे भौतिकवाद के बारे में बताया गया था? 1860 नहीं, हीगल की विचारधाराओं से प्रभावित तो थे कार्ल मार्क्स महोदय, कार्ल मार्क्स महोदय उससे प्रभावित थे, लेकिन वो सही जवाब नहीं होगा। और कोई बताएं भाई, जहाँ पे भौतिकवाद आपको मिलेगा तो आप समझ में जाना। 1848 होगा। 1848 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो। ये बेसिकली आपका जो है अगर हम बात करें तो ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, एक प्रकार से संघर्ष का सिद्धांत है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो किसका कहना उचित समझेंगे? चलो अब सुनो,
ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, इसको आप लोग सही तरीके से मेंशन कर लीजिए। जहाँ पर बताया गया था कैपिटल, दास कैपिटल का नाम, पॉलिटिकल में इन्होंने चर्चा पर चर्चा किया था कि जब दास और श्रमिक और शासक, जो मालिक है और श्रमिक है, उसके बीच को जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई थी, तो दास कैपिटल वाली किताब के माध्यम से बताया गया था। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को बताया था, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी 1867, दास कैपिटल 19 और 20वीं शताब्दी में। तो 67 को बोला था पहले, आप बोले थे 48 बोला था आपने। दूसरी बार में बोला था, तो पहले तो यही बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है, आपने बोला होगा दूसरी बार में। इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसको कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए और दूसरा देख लीजिए। दूसरा आपका है आपके सामने सोशल कल्चर लैग, विलियम ऑगबर्न, है ना, नाम सुना होगा ऑगबर्न। हाँ सर, ये बताइए कब आया था 22 थी आपको पूछी में था। सोशल कल्चर लैग, विलियम ऑगबर्न। सोशल चेंज था वो 1922 में। कल्चर लैग की बात मैं कर रहा हूँ, सोशल कल्चर लैग की बात कर रहा हूँ। बताएं 1922, ओके, जो आपको रिप्रेजेंट करता है सोशल चेंज को, वही बुक में बताया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इनका कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी डिफरेंशियस, जो है डिफरेंशियल एसोसिएशन, है ना, किसका आता है, सदरलैंड का, है ना। तो सदरलैंड के बारे में हम बात करें तो ये यहाँ पे कौन सा करेक्ट जवाब होना चाहिए, सुदरलैंड या सदरलैंड। इनका पूरा नाम किसी को मालूम है? EM वुडवर्थ, नहीं नहीं, यही आएगा, समझ तो सामने भी यही आता, समझ हाँ होगा। सर ये थ्योरी की है ना, ये शायद 1940 की है। ओके, ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप करेक्ट जवाब करने की कोशिश करिए। सदरलैंड का जो है इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था 1948 का। 1940 का होगा। हाँ, सोशल विनिमय, सोशल जो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी 1950। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। सर ये सही सही है ना, सदरलैंड वाला 1940 होगा ना। 1940 करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, कर लीजिए इसको, सदरलैंड का। अच्छा, सदरलैंड का एक था आप लोगों को मालूम होगा, वाइट क्राइम कॉलर। सफेद पोशाक बना सर, सफेद पोशाक। हाँ, वो 1940 में ही आया था, उसी समय का ये थ्योरी। इसी को जो है वाइट कॉलर क्राइम के नाम से जो है अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसके बारे में। और ये कॉन्सेप्ट किसका था? सदरलैंड का। काफ़ी फेमस पर्सन है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वाइट जो है कॉलर क्राइम के बारे में, सफ़ेद पोश अपराध, हाँ, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बात कर, ऑप्शन बता दीजिए एक बार मुझे। ये ऑप्शन करेक्ट है यार। कौन? अरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बताइए। 52 के बारे में बताइए कि सामुदायिक संगठन ग्रेस कोयले है, मैकमिलन है, मैकनील है, कि मैरी रिचमंड है, कि एलन रूबिन, मैकलीन है।
सामाजिक समूह कार्य में अगर हम बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? ग्रेस कोयले का नाम आएगा। ग्रेस कोयले आएगा। केश वर्क में किसका नाम आएगा? मैरी। मैरी रिचमंड। और रिसर्च में एलन रूबिन का। ऑप्शन बता दीजिए आप। सामने सामने है। कहाँ सामने सामने है? सी सही होगा। सी। क्लासिकल जो क्लासिकल अनुकूलन जो है वो किसका है? हाँ। क्रिया प्रसूत किसका है? क्रिया प्रसूत किसका है? बीएफ स्किनर का। स्किनर का है ना, ओसीपी परीक्षण इसका का मास्टर। किस? ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा, एक दो चार। एक, दो, चार। चलिए, प्रयोगात्मक अभिकल्प क्या है? डिजाइन होते हैं तथ्य ज्ञात करना। पूर्व और बाद में। पूर्व और बाद में। व्यक्तिक पद्धति क्या होगी? व्यक्तियों की एक सामाजिक इकाई। व्यक्तियों की विवरणात्मक शोध क्या होगा? तथ्य का ज्ञात प्राप्त करना। मूलभूत शोध शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। ये तो सही था। शुद्ध ज्ञान तो यही होता है, मूलभूत शोध को ही बोलते हैं। एक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया था? विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया था? 31 होगा सर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 3 अप्रैल। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। ओके, 8 सितंबर। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी सर। ओके, एक का तो 31 जनवरी। ठीक है। और अक्षमता युक्त व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए हो। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। अप्रैल। तंबाकू दिवस 31 मई। 31 मई। और बाल श्रम रोधी 12 जून। 12 जून। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन गया? समाज कार्य जो होता है वो संगठित गतिविधि है जो आर्थिक पराश्रितता से संबंध रखती है। क्या कहना? रखती है। सही है, सही है। ठीक है, गुड, राइट है, सही है। उपसामक गतिविधि, याद रखिएगा, उपसामक गतिविधि से पहले, ठीक है, विद्यमान आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित की जाती है। अब ध्यान रखिएगा सभी लोग, उपसामक क्या है? सर बता क्या है किसी को नहीं मालूम? नहीं सर, याद नहीं। सुनो, यह एक प्रकार की उपशामक जो एक्टिविटी है ना, ये एक ऐसा शब्द है जहाँ पे आपको देखभाल जैसे शब्दों को या देखभाल जैसे रिलेट कराते हैं शब्दों को। तो देखभाल के बारे में जानना है अगर आप लोगों को, ऐसी गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, तो तनाव, आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित करती है। क्या देखभाल में जो उपशामक देखभाल है
क्या एक ऐसा शब्द जो आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, लोगों को बताएगी, लोगों को संवेदनशील बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, सही जवाब है। यह आपका जो है सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला भी करेक्ट है। अब आपको ये बताना है कि उपशामक क्या है। उपशामक शांत करने वाला एक शब्द है, और शांत करने वाला शब्द जो है निर्देश करता है, एक प्रकार का देता है। तो ये आर्थिक तनाव को शांत करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बता दूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। इसकी व्याख्या आपकी नहीं हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाज कार्य संगठित है और ये उपशामक गतिविधि से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 57। मानवीय अधिगम पशु संबंधी अधिगम से भिन्न होता है। जी सर, होता है, भिन्न होता है। कोई कह रहा नहीं होता है। भिन्न होगा ना सर, पशु जैसा का अलग और मानव का अलग। देख लो भाई, देख लो भाई, मैं कह रहा हूँ कि मानवीय अधिगम जो है पशु संबंधी अधिगम से भिन्न होता है, ये बात सत्य है। मानव में ज़्यादा परिष्कृत संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, तो ये भी तो सही है। व्याख्या बताओ। अच्छा, क्या हो रही है? बिल्कुल हो रही होता है और है। ज़्यादा क्षमता परिष्कृत संज्ञानात्मक क्षमता ही बता रही है आपकी व्याख्या। ऑप्शन नंबर आप 58 का ए वाले का चुनाव करिएगा। 59, सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप को समाप्त कर देती है। हाँ सर। चलो ठीक है। सही है। और सामूहिक सौदेबाजी का संपन्न, ठीक है। तृतीय पक्ष आप समझ गए होंगे, मैंने पढ़ाया था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 वाले में, वही शब्द है ये, है ना। सामूहिक सौदेबाजी का संयंत्र स्तर पर बातचीत में सुदृढ़ विश्वास है। अच्छा, ऑप्शन ए आर सही है। ए आर मतलब दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए आर सही है, आर की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर, हाँ, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो करेक्ट माना जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन? व्याख्या वाला ठीक। डी, व्याख्या ये आपका सही जवाब है। व्याख्या वाला सही है, डी वाला। उपचार जो है, ध्यान समझिएगा, उपचार समूहों में सामान्यतः ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें गंभीर भावनात्मक, व्यवहारपरक और व्यक्तिगत समस्याएं होती है। क्या सही है? सही है ना, वो तो उपचार की आवश्यकता है। जी सर। चलो ठीक है। फिर कह रहा है कि जिन व्यक्तियों का समूह में समायोजन दुर्बल होता है उनका अपने सामाजिक मूल्यों में कम समायोजन होता है। सही तो ये भी है भाई। जिन व्यक्तियों में समूह में समायोजन दुर्बल होगा तो उनका अपने सामाजिक जीवन में कम समायोजन होगा, जाहिर सी बात है। और फिर कह रहा उपचार, तो व्याख्या हो रही है यहाँ पे। उपचार समूहों के सामान्यतः ऐसे सदस्य होते हैं जैसे गंभीर भावनात्मक और व्यवहारपरक व्यक्तिगत समस्याएं, और ये समस्याएं आपका समायोजन दुर्बल को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आपका व्याख्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए को लगाइएगा। 60 का ए सही है। अनुपात मापनी उच्चतम मापनी है। हाँ, और क्या सही है। अनुपात मापनी अंतराल अथवा अंतरों की तुलना भी करती है। क्या सही होगा। सही है। अरे मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, रेशियो वगैरह, जिसे श्याम ने राम से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अंतर तो बता रहा था। ऑप्शन दोनों सही है यहाँ पे। यार, निम्नलिखित में से उचित अनुक्रम बताइए जरा। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में है भाई, है ना। आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आप सभी लोग। अगर मैं आपसे बात करूं, महिला हेल्पलाइन पर फ़ोन कॉल को लेना सही है? सही है। मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट कर दिया। तथ्यों की छानबीन तुरंत नहीं आएगी ना, अभी तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, आश्रय प्रदान करने के लिए न्यायालय से अनुमति चेष्टा करना, पढ़ लेते सारा। मनोसामाजिक व्यवसायिक पुनर्वास के लिए कार्य करना,
पुनर्वास प्रक्रिया इसके बाद वाली आती है ना। मनोसामाजिक पुनर्वास लास्ट में होता है ना, रिहेबिलिटेशन लास्ट में होता है। मेल मिलाप पृथकता के लिए कार्य करना, ठीक है। यहाँ बता दूँ आपको, पहले नंबर पे हेल्पलाइन नंबर वाला आ जाता है 181, है ना, आप जानते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आ जाएगा आश्रय प्रदान करने वाला तीसरा, और फिर आपका आ जाएगा कि मामलों का छानबीन कर रहे हैं, फिर आप करेंगे मेल मिलाप, और फिर आप लास्ट में पुनर्वास कर देंगे। ये बन गई क्रिया। आप इसी को क्रम में ध्यान में रखिए और आपको ये सवाल सही हो जाएगा। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, 1 3 2 5 4, 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वह व्यक्ति जिसे कुछ सामाजिक और भावनात्मक सहायता की आवश्यकता होती है उसे सेवार्थी कहते हैं। सही है। चलो, ये तो इतना सरल प्रश्न आ गया तो पूछो ही मत कुछ, है ना, ठीक है। सेवार्थी हमेशा एक ही प्रकृति का होता है, अलग अलग प्रकृति, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। कौन सा ऑप्शन गया? सी। पीआरए एक प्रक्रिया बताइए जरा, पीआरए की प्रक्रिया, पीआरए की जो प्रोसेस है क्या है? पीआरए का प्रोसेस भाई, पीआरए का दल का संवेदीकरण करना एक प्रोसेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस है। पीआरए जो है लक्षित समूह के साथ सौहार्द संबंध स्थापित करेगा, ये दूसरा कदम उसका होगा। फिर अवलोकन लास्ट में होता है। पीआरए फिर आयोजित होगा, अवलोकन जैसे आयोजित होता है उसमें तथ्यों का अवलोकन किया जाएगा और तथ्यों को लक्षित समूहों के साथ बांटा जाएगा तब। तो पीआरए आयोजित करने के बाद ये होता है। तो 1 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। दल का संवेदीकरण क्या होता है? दल का एक मतलब दल बनाना, आप दल का संवेदीकरण जो होगा, है ना, दल का संवेदीकरण, टीम को बनाना एक प्रकार से, चाहे महिला हो, बाल विकास हो या महिला हो। हाँ, आपने कोई संवेदीकरण जागरूकता कार्यशाला रखा है तो उसको पहले आप कार्यशाला के क्षेत्रों को, एक कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोग नहीं आ पाएंगे, कितने लोग क्या करना है, कैसे, हाँ बस वही रूपरेखा ही आपका दल के संवेदीकरण है। ये ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। सामाजिक नियोजन के मुख्य सोपानों को अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। पहले व्यवस्था की कमियों को समझना, फिर रणनीतियां बनाना हो जाएगा 2 4, फिर परिवर्तन के लिए साझेदारी करना, फिर 3 पहले फिर परिणाम हो जाएगा। ओके, पहले आप क्या कहना उचित समझेंगे कि व्यवस्था की कमियों को समझोगे। हाँ। नंबर 1। फिर आप क्या बनाना उचित समझेंगे, 2 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद क्या समझेंगे, 1 कह रहा है कि समुदाय के परिणाम संप्रेषण होगा, 3 कह रहा परिवर्तन लाने की साझेदारी होगी। साझेदारी आपकी सही रहेगी। हाँ, फिर रणनीति बनाई जाएगी, पहली बात। साझेदारी आपकी यहाँ पे करेक्ट रहेगी। और साझेदारी, परिवर्तन, परिणाम, समुदाय को परिणाम संप्रेषित करना है और परिवर्तन लाने के लिए साझेदारी करना है। पहले साझेदारी करोगे कि संप्रेषण? भाई पहले संप्रेषण आता है फिर साझेदारी होती है। हाँ, पहले कम्युनिकेशन है। अरे कहाँ पहुँच जाते हो, कहाँ से कहाँ, समझ इतना भी नहीं दिमाग लग पा रहा है आपका कि परिणाम संप्रेषित करना हो सकता है। पहले कम्युनिकेशन हमारा डेवलप करना है, फिर लोगों को, जब कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे तो फिर कैसे बनाओगे साझेदारी, कैसे लोगों को लाओगे, जोड़ोगे परिवर्तन के लिए, है ना। पहले तो आपका ये होना चाहिए जरूरी है संप्रेषण, फिर आपकी साझेदारी, फिर रणनीति। 1 मिनट, फिर अभी साझेदारी, फिर रणनीति कब आएगा? अभी यहाँ पे देखिए, अभी आपने 1 लाया, फिर उसके बाद परिवर्तन लाने की साझेदारी लाएंगे कि रणनीति बनाने का काम करेंगे? पहले सहभागिता को जुटाएंगे भाई, लोगों को जुटाना, संप्रेषण किया, लोगों को जुटाया, रणनीति बनाया, हाँ, फिर आप साझेदारी करना, भाई परिवर्तन लाना है, अब साझेदारी कर दिया। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सन
संदेश के प्रवाह का अनुकूलन बताइए जरा, अनुक्रम बताइए। ये तो जानते होंगे आप, संचार का है ना, बताइए भाई। प्रेषक होगा, दूसरा आपका क्या होगा, कूट होगा, फिर कूटानुवाद होगा, फिर प्रापक होगा, है ना। हाँ यही सही है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 का सेंडर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, है ना। ये सेंडर है आपका, ये इनकोडिंग है आपका, ये रिसीवर है आपका, ये डिकोडिंग है आपका। ऑप्शन नंबर ए गया ना सही, पहला करेक्ट। गलत है, पहले सेंडर आएगा भाई, सेंडर के बाद, सेंडर के बाद इनकोडिंग होगा, फिर डिकोडिंग होगा, फिर रिसीवर होगा। तो भाई क्या बना आपका, 1 2 4 3, 1 2 4 3 सही तो है पहला, यानी क्या। आगे देखो, सीआरसी का क्या अर्थ निकलता है, सीआरसी का मतलब बताइए। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, हाँ ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सीआरसी। पंचायती राज को राज अपनाने का वर्ष बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 68। पहले तो राजस्थान में आया था सर, राजस्थान, पहले राजस्थान में, ओके ओके बताइए। पंचायती राज अपनाने का वर्ष राजस्थान और आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है ना, 2 अक्टूबर 1959 में, करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, उसके बाद अगर हम जब बात करते हैं तो असम, तमिलनाडु और कर्नाटक, है ना। तो ये कब आया था, कब आया था ये, 12 जनवरी 1958। अनुक्रम में लगाना था वर्षों के रूप में, आई थिंक 58 था इसका, देखते हैं अभी। 1958। गुजरात का कब आया था, सर मुझे ये नहीं याद है। अभी देखते हैं, पहले वर्ष में भी देखो, जैसे कहीं अभी रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कौन कौन सा वर्ष आ रहा है ना। महाराष्ट्र, है ना, पंचायती राज अपनाने का वर्ष के अनुसार बताना हमें। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का जो पंचायती राज व्यवस्था थी 24 अप्रैल 2010 को था। ये पेपर कब का है, 2014 का, हो सकता है आया है 2010 का, महाराष्ट्र वाला पंचायती राज महाराष्ट्र का, है ना। और उसके बाद आपका क्या आता है, गुजरात, सर 2010, क्या कह रहे हैं आप, दो 2010, हाँ बताया तो मैंने। गुजरात का बताइए, गुजरात का, गुजरात का बताएं। 2012। गुजरात में हालांकि एक आया था 1900 अधिनियम में। सर ये महाराष्ट्र में 2010 सही है, नहीं लग रहा है, क्योंकि 2010 तो बहुत लेट हो जाएगा ना सर, मुझे नहीं लग रहा था। 1959, 58, ये 90 प्लस की ही बातें हैं सारी। ये भी बात सही है, ये एग्जैक्ट 1961 में गुजरात में और महाराष्ट्र में
देखो मैं बताता हूँ, समझिए इसको। पहला तो राजस्थान का है, ये तो तय है ना। पहला राजस्थान है और 1959 का। फिर उसने दे दिया ऑप्शन में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये 20 में है सर, 1920 का है ये असम वाला। असम। हाँ सर, ये 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायती राज की स्थापना के कानून। 1920, अच्छा चलो, अच्छा 1920 करते हैं इसको। और महाराष्ट्र का 1920 भी नहीं लग रहा क्योंकि पंचायती राज आया बाद में। अच्छा देखो, ये गुजरात वगैरह तो जो है ना, ये 1996 का है। गुजरात जो है 1996 का है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। एक तो आपका ये करेक्ट है राजस्थान आंध्र प्रदेश का, एक गुजरात आपका करेक्ट है। अब बात रहेगी असम तमिलनाडु की। असम, तमिलनाडु और कर्नाटक की। ये किसी को मालूम है? बताओ जरा, अगर किसी को पता है। ये एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं आ रहा है हमें भी। जी ढूंढ रहे हो आप लोग? ढूंढो थोड़ा सा। बात है असम। असम का हमने क्या बताया था? 2010। वो तो आप महाराष्ट्र का बोल रहे थे। राजस्थान अंदर के बाद तो गुजरात आ गया था। 12 जनवरी 1958 बताया था ना। तो राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात आ गया था। एक मिनट, ये भी करेक्ट कर लीजिए। 1958 भी करेक्ट है। 12 जनवरी 1958, 1958। और फिर उसके बाद आप महाराष्ट्र का बताइए ज़रा। 61 बता रहे, 61 बता श्योर हो? श्योर? महाराष्ट्र का। श्योर सर, 1961। जी क्या कह रहे हो बताओ। हाँ श्योर है 1961। चलो चलो रहने दो, महाराष्ट्र का यहीं से आगे हम करा देंगे। जो इसका क्वेश्चन आप 1961 बोल रहे थे क्या? डी ऑप्शन। ठीक है सर, इसको शॉर्ट इसका क्वेश्चन जो है कर दीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ में भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ 68 का 69 देख लीजिए। पद्धति के रूप में व्यक्तिक कार्य का विकास योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यात्मक घटना मील के पत्थर के रूप में एक प्रकट अनुक्रम में व्यवस्थित करना है ना। एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 1969-77 लंदन की है तो 69 ही होगी। 1917 है ना, 1917 है ना। डायग्नोस आ जाएगा। हाँ, ईगो साइकोलॉजी। ये 1950 का है ना उसका, अन्ना फ्राइड। साइड का। अन्ना फ्राइड। हाँ हाँ सर, इसका वर्ष कौन सा आएगा? 1950 ईयर 50 होगा सर, ये 1950। साइड का मनोविज्ञान तो हाँ 1936। ईगो साइकोलॉजी को जो थ्योरी के रूप में आया था 1936। 1936, ठीक है। लिखवाया है शायद मैंने आप लोगों को। अन्ना अच्छा, वो फ्राइड संघर्ष में आपने बताया होगा सर, क्योंकि हाँ 1936। और फ्राइडवादी साइकोलॉजी है। फ्राइडवादी साइकोलॉजी तो 1920 से 50 तक काम करते हैं।
1923 20 1920 ओके। क्रम जरा बताओ, पहले 17 आएगा। सर आप ये लंदन चैरिटी को 1839 करो, पहले वही आएगा। ओके 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 18 है, हाँ 18 है। पहले ये आएगा निदान, पहला, हाँ फिर निदान हो जाएगा 17 वाला। फिर 1920, फिर प्राइड का हो जाएगा मनोविज्ञान 20 वाला, और फिर ईगो वाला हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 69 का ये वाला सही है। लिखने में अगर कठिनाई होती तो क्या कहते हैं उसको? हाँ, डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया गणितीय से संबंधित है, और डिसलेक्सिया पठन से है, पठन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ा है ना, पंचायती राज वाला, इसका मैं PDF आपको भेजता हूँ बना के, ठीक है। बाकी ये प्रश्न आप लोग अपने से करके दिखाइएगा मुझे कल, और कल दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना है।